और जो पठार होता है तो उसमें ढलान मतलब बहुत मंद होती है। और ये ऊंचाई में जैसे पर्वत है तो वो ऊंचाई में ज़्यादा होता है और पठार से थोड़ा कम होता है। ठीक, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो आप इसके उत्तर में शामिल कर सकते हैं, है ना। हिमालय को आप जानते होंगे कि ये कैसा है, न्यू। इसको आप जानते हैं कैसा है, नया पर्वत है, यानी कि सबसे नवीन जो स्थलाकृतियों में से एक है भारत में पर्वतीय, वो ये ओल्ड है। अब कोई भी चीज अगर पुरानी है तो जो हमारे पृथ्वी के ऊपर चलने वाले फोर्सेस होते हैं, कौन से फोर्सेस? पृथ्वी पर दो प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं। एक होते हैं जैसे ये अर्थ है, एक इसके ऊपर चलेंगे और एक इसके भीतर चलते हैं, है ना। दो होते हैं, दोनों के नाम जानते हैं, क्या क्या नाम है? अंतर्जनिक और बाह्यजनिक। इसको कहते हैं अंतर्जाल, इसको कहते हैं बाह्यजाल, है ना। ये फोर्सेस होते हैं। तो जब कोई भी एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि यही एक स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर कोई भी एक बाह्यजात फोर्स चल रहा है। बाह्यजात फोर्स का मतलब होता है कि जल द्वारा, पवन द्वारा, या आपका जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के द्वारा, इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस के द्वारा इसको क्या करेंगे, निरंतर काटने का, अपर्दन का काम करेंगे नहीं करेंगे। तो जो आज आप इसको देख रहे हैं, जो प्लेटो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज के टाइम में एक ऐसी टेबल नुमा स्थलाकृति के रूप में है, तो जब इसका निर्माण हुआ होगा तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही था, है ना। निर्माण हुआ होगा तो हो सकता है कि ये भी ऐसा ही। तो ये आज इस अवस्था में मिल रहा है, तो इस अवस्था का मिलने का कारण ही ये है कि ये बहुत पुराना है ना। क्योंकि हिमालय पर्वत आज भी कैसा है, नुकीला है, आज भी उसकी स्ट्रक्चर ये है। और अब से लगभग ट्राइसिक युग में हिमालय का निर्माण हुआ था, तो इतना लंबा ड्यूरेशन होने के बाद भी इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो हमारा भारत का प्रायद्वीप है, इसको कहा था कि प्री कैम्ब्रियन से भी पहले से ही इसकी अवस्थिति थी, तभी से इतना प्राचीन था। तो वही अंतर इसमें आ जाएगा कि ये इस पर हमारे प्रायद्वीपीय भारत पर बहुत अधिक अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाएं हुई हैं, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो चुका है। इसका जो वास्तविक रूप है वो कटा फटा हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा और पॉइंट की, जैसे जो नई कोई लैंड है, नया पर्वत है, तो उस पे जो चट्टानें पाई जाएगी वो कैसी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ज़्यादातर मात्रा किसकी मिलेगी आपको वहाँ पर, अपसारी सेल की मिलेगी। लेकिन जो पुराना होगा, जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, तो उस पुराने में क्या होगा, कई साइकिल, अक्षय अपर्दन की कई साइकिल, और हो सकता है कि कभी कभी जो चट्टानें ऊपर आज मिल रही है पलट गई हो, ये ऊपर आ गया हो, ये नीचे हो गया हो, यानी कि उनकी चट्टानों के क्रम में परिवर्तन हो गया हो, मोटामॉर्फिक हो गई वो चट्टानें, है ना। जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारा ये इधर वाला हिस्सा है, ये डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो डेक्कन ट्रैप क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, ज्वालामुखी क्रिया ज़्यादा थी, मैग्मा निकलता था, उससे डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, है ना। अब वो जो मैग्मा है जो निकल रहा था, जब जिस चट्टान के ऊपर भी जाएगा, तो वहाँ जो चट्टान होगी जिस फॉर्म में,
उसकी तो वो फॉर्म परिवर्तित कर देगा ना, इतना गर्म होगा। चट्टान का मूल कैसे परिवर्तित होता है? चट्टान का मूल तब परिवर्तित होता है जब ताप और दबाव की क्रियाएं उस पर ज़्यादा कार्य करती हैं। जब ताप और दबाव ज़्यादा मिलेगा तो उसका मूल रूप बदल जाएगा। तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार का मूल रूप बदला हुआ है चट्टानों का, है ना। तो इसीलिए ये खनिजों की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। तो तुलनात्मक जब हम इसकी तुलना करेंगे तो इसी तरीके से आप इसको 50-60 शब्द लिखना कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। सीधा एक तरफ मान के लिखोगे, एक तरफ प्लेटू लिखोगे, 1 2 3 4 पॉइंट पे इसको क्लासिफिकेशन कर दोगे, है ना। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, लिख दोगे ना। अब पहले एक सब लोग एड्रेस निकाल लीजिए अपनी। एटलस निकाल के एक मोटी मोटी निगाह इस पूरी स्ट्रक्चर पे आप डालिए। जो नहीं लाए हैं वो आसपास वाले में देख लें, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बार दिखा दें आपको। तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आप आरावली रेंज को देखिए। आरावली रेंज दिख रही है? आरावली रेंज के जस्ट बगल में मिलेगा मेवाड़ का पठार, दिख रहा है। उसके फिर राइट हैंड साइड पे मालवा पठार दिख रहा है। एक नजर में रहेगा आपकी कहाँ है। तो मालवा पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भाग में है, तो मेवाड़ का पठार मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्र में है। ठीक है, फिर इसके आगे चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो बुंदेलखंड का पठार आपको देखने मिलेगा। बुंदेलखंड के नीचे भंडेर पठार मिलेगा। भंडेर के नीचे और आएंगे तो बागेलखंड का पठार मिलेगा, दिख रहा है। इससे आगे बढ़ेंगे, छोटा नागपुर का प्लेट्यू मिलेगा और उसके ऊपर हजारीबाग है और नीचे रांची है ना। तो छोटा नागपुर दो भागों में विभाजित है, रांची पठार और हजारीबाग। फिर और आगे बढ़ेंगे तो आपको मेघालय का पठार मिलेगा, मेघालय प्लेट्यू। फिर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बस्तर का पठार। उसके नीचे आएंगे तेलंगाना पठार। उसी के ऊपर मिलेगा दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में। और नीचे आएंगे कर्नाटक का पठार और महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रेप। सब पे नजर एक बार दौड़ा लीजिए, ठीक है। देख लिया सबको? ठीक है, देखने के बाद अब इसको एक एक को पर्टिकुलर हम देखेंगे कि इनकी क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और कौन से खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हम पूर्वी राजस्थान वाला पठार। कौन सा है? अभी नाम बताया मैंने, मेवाड़ पठार। इसको ही महाभारत का पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पठार है मुख्य रूप से जो आपकी आरावली रेंज है इसके बगल में लगा हुआ है, और आरावली रेंज के जो
अपरदित पदार्थ थे, है ना। अरावली जो पर्वत श्रेणी थी उसे बताया जाता है कि वो उसका 11,000 मीटर के आसपास थी पहले कभी। अब तो वर्तमान समय में कितनी है, एवरेज उसकी 200 मीटर है। 11,000 थी तो उसको कट फट के आज वो केवल 900 मीटर बची है, तो उसी से लगा हुआ वो पठार है। अब आरावली का पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। उस पर्वत से जो चट्टानें निर्मित हुई तो वो हमारे लिए औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कई प्रकार के मिनरल्स हम वहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना। और साथ ही जो आरावली पर्वत है वो पर्वत ही आपको जितना भी आप अपने घरों में जो मार्बल वगैरह लगाते हैं वो सब का सब उस पूरे एरिया से हम निकाल कर लाते हैं। अलग अलग क्वालिटी का वहाँ पर मार्बल मिलता है ना। उसकी क्वालिटी जो होती है कि जैसे जितना ज़्यादा जो कंप्रेस हो गई चट्टाने तो उसकी गुणवत्ता उसी रूप में बढ़ जाती है। तो इस आरावली को काट के हम लाते हैं। इसके अलावा इसके बराबर में जो प्लेट्यू है, मेवाड़ का प्लेट्यू, वहां से हमको जो मिनरल्स मिलते हैं, तांबा मुख्य रूप से मिलता है, मैग्नीज मिलता है और इसके साथ ही वहां पे चूना पत्थर, ये तीन मुख्य रूप से इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो मुख्य चट्टाने हैं उनका नाम विंध्य रेंज और आर्कियन सील्ड इनके हैं। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, जो ये आरावली है और ये प्लेट्यू है, इन दोनों के बीच में जो एक फाल्ट है उस फाल्ट को क्या नाम देते हैं, पता है किसी को? फाल्ट का मतलब समझते हैं ना? अरे एक खाई, कोई एक ये कोई एक ये लैंड है, लैंड का जो बीच का ये हिस्सा ये टूट गया, तो ये टूटा हुआ हिस्सा जो है ये खाई। अब इस खाई का एक पर्टिकुलर नाम है, गार्ज यहाँ नहीं होगा, ग्रेट बाउंड्री फाल्ट इसका नाम है। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फाल्ट यहाँ पर मिलता है। एटलस में आपको दिया नहीं होगा, क्या हो सकता दिया भी हो। एटलस में नहीं दिया गया है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ की इसी पूरे ये जो पूरा एरिया है वो एक समप्राय मैदान में बदल गया। समप्राय मैदान का नाम सुना है? ये तो सुना ही होगा। ये देखो, ये समझो कि ये कोई ऐसा क्षेत्र था। अब इस ऐसे क्षेत्र पर लगातार जो अक्षय अपरदन की प्रक्रियाएं हो रही थी, तो उस प्रक्रियाओं से ये क्षेत्र कैसे में तब्दील हो गया, ऐसे में। तो ये इस तरीके का जो मैदान होता है जिसमें छिटपुट उठे हुए भाग होते हैं उसको संप्राय मैदान कहते हैं। ठीक है, वो एक क्षेत्र था जो उबड़ खाबड़ था, पर्वत थे, छोटे छोटे पठार थे, वो सब कट कट के एक जैसे समान दिखने लगते हैं, उस क्षेत्र को संप्राय मैदान कहते हैं। तो
पूरा क्षेत्र समप्राय मैदान में बदल गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ही अरावली के संदर्भ में। अरावली की सबसे महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है। और अरावली को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पता है क्या इसका नाम? दिल्ली में दिल्ली कटक के नाम से कल भी बात आई थी, है ना। ऐसे ही इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय पठार, ये हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय पठार डालिए। प्रायद्वीपीय पठार डालिए और इसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। दूसरा पॉइंट लिखे, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर। ये दिखने में कैसा लगता है आपको? पूरा प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिभुजाकार लगता है ना? लिख लें, इसका आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। एक और पॉइंट लिख लें, यह दिल्ली कटक से लेकर राजमहल पहाड़ियों तक तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। एक और पॉइंट लिखे, यह पठार पर्वतीकरण की प्रक्रियाओं से नहीं गुजरा है। यानी कि इस पूरे पठार पर कोई भी माउंटेन बनने का काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हमारा जो इंडिया है, हमने जैसे बताया आपको कि ये चल के गया था, ऊपर का हिस्सा इसका टकराया, टकराने के बाद बने पर्वत, लेकिन जो मिड वाला हिस्सा है यहाँ पर पर्वतीकरण नहीं हुआ है। लेकिन आप कहोगे कि सर कहीं कहीं तो पर्वत की चोटियाँ हैं यहाँ पे बनी हुई, कुछ है नहीं, कुछ माउंटेन हैं, तो वो कैसे बन गए? कैसे बने होंगे? पर्वत बनने के लिए क्या रास्ते हैं? पर्वत 3 तरीके से बन सकते हैं। एक तो वही है कि टकरा गया आपस में तो बन गया। दूसरा और क्या होता है? पर्वत कैसे बन सकता है? ये एक बातें नहीं, एक लैंड है, इसमें 3 भाग हो गए, एक भाग ऊपर उठ गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी पर्वत बनेगा। फिर एक लैंड है, इस लैंड में 2 भाग नीचे हो गए, एक भाग ऊपर उठा रह गया, ये भी पर्वत बन जाएगा, है ना। इस तरीके से तो यहाँ पर जितने भी ज्यादातर मिलने वाले जो पर्वत हैं वो कैसे हैं? भ्रंशोत पर्वत हैं, है ना। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है कि वो किसी न किसी दबाव के कारण ऊपर उठ गए हैं, लेकिन वो उन जो बलित पर्वतों की जो फॉर्मेशन है उस तरीके की प्रक्रियाओं को नहीं अपनाए हुए हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का विभाजन। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का विभाजन, इसमें लिखें नंबर 1, पूर्वी राजस्थान डैश लगा के महाभारत पठार,
पूर्वी राजस्थान महाभारत पठार। अब इसके अंतर्गत पॉइंट्स लिख लीजिए। नंबर 1, यह आर्कियन शील्ड का भाग है। आर्कियन शील्ड का भाग है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मैं टर्म ले रहा हूं आर्कियन, इसको जानते नहीं हैं? ये जो आर्कियन बार बार इस्तेमाल होगा, आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य, ये क्या है? हमारी पुरानी चट्टानें हैं। उन चट्टानों का नाम है कि ये आर्कियन ग्रुप की है। आर्कियन ग्रुप यानी कि पृथ्वी जब बनी, उसके बनते ही जो चट्टान बनी उसको हम आर्कियन कहते हैं। उस चट्टान के टूट फूट होने से सेकेंड स्टेज में जो चट्टान बनी उसको धारवाड़ कहते हैं। इन दोनों के बाद जब जो स्थल समुद्र के नीचे आ गए थे, है ना, समुद्र के नीचे आने से उनमें जो जीवाश्म थे वो मर गए या कुछ जैसे भी हुआ, कुछ होने के बाद जो प्रक्रिया से जो चट्टानें बनी, चूना पत्थर वाली चट्टानें बनी, विंध्य कहते हैं। जब वनस्पतियों के दबने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो गोंडवाना रेंज में आ जाएंगी, है ना। इस तरीके से ये चट्टानों के नाम हैं अलग अलग। भारत में इनके नाम अलग रहते हैं। जब पहले दिन इसकी क्लास हुई थी तो उसमें ये सब नाम लिखवाए गए थे आपको, ये आर्कियन का है, ये उसका, ये उसका, इसका। तो ये नाम आते रहेंगे जब तक आप इसका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, ये नाम आते रहेंगे। ठीक है। नंबर 2, अरावली, धारवाड़ तथा विंध्य युग की चट्टानों से निर्मित है। अरावली, धारवाड़ तथा विंध्य युग की चट्टानों से निर्मित है। अरावली नीचे ये इस तरीके का पार्ट बना ले, तो विंध्य है। इन दोनों के मध्य में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इन दोनों के मध्य में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। अगला पॉइंट, यह इस पठार का अधिकांश भाग संप्राय मैदान में बदल चुका है। संप्राय मैदान में बदल चुका है। अरावली 800 किलोमीटर लंबी, जो दिल्ली से यहाँ से पालमपुर गुजरात, दिल्ली से पालमपुर गुजरात तक इसका क्षेत्र है। जहां अरावली आपने लिखा है उसी को अरावली के नीचे इस तरीके से पॉइंट लिख लीजिए, 1 2 3 इस तरीके से पॉइंट अरावली के बारे में लिखिए। विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। अगला पॉइंट, इस पर अत्यधिक अपर्दन तथा विच्छेदन हुआ है। अगला पॉइंट, यहां चूना पत्थर तथा क्वार्टजाइट
यहाँ चूना पत्थर तथा क्वार्टजाइट चट्टानें प्रमुखता से मिलती हैं। क्वार्टजाइट प्रमुखता से मिलती हैं। अगला पॉइंट इसी का, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में से जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कुंभलगढ़ में इसको घोरात पठार के नाम से जानते हैं। टोडगढ़ में इसको टोडगढ़ में इसको मडबाडा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मडबाडा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दिल्ली में इसको दिल्ली कटक के नाम से जानते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू है जो 1722 मीटर ऊंची है। अरे इसका सर्वोच्च पर्वत माउंट आबू है जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अब जहां आरावली वाला पॉइंट खत्म हो गया, अब दूसरे इसी के महाभारत पठार के आगे पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन जो आपने आरावली वाला चल रहा था उससे फिर इधर को ले आइए, ऐसे आरावली को छोड़ के अलग, आरावली का सेक्शन बीच में खत्म हो, या नया पॉइंट बना लीजिए। पूर्वी महामैदान में चंबल बेसिन, बनास मैदान, एवं मध्य माही का क्षेत्र है। पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन, बनास मैदान, मध्य माही का क्षेत्र है। अगला पॉइंट, मध्य माही घाटी का क्षेत्र अत्यधिक, मध्य माही घाटी का क्षेत्र अत्यधिक जटिल उजाड़ क्षेत्र बन गया है जिसे चप्पन कहते हैं। चंबल का क्षेत्र पर अत्यधिक अपनली का आवर्धन हुआ है।
जिस कारण अवनलिका अपवर्तन हुआ है, जिस कारण वहां पर ऊंचे ऊंचे बीहड़ देखने को मिलते हैं। चंबल गए हो कभी? चंबल गए हो? वो मूवी देखी है शोले, वो जिसमें वो डाकू रहता है, वो गब्बर सिंह वाला देखा? तो आपने देखा होगा वो जो रहता है वो लगता था ऐसा जैसे पहाड़ पे रह रहा है, नहीं पहाड़ जैसा होता है, वो पहाड़ नहीं होते हैं, वो बीहड़ होते हैं। वीरप्पन का नाम सुने होंगे, वो वीरप्पन जो मर गया अब तो, कि वो पकड़ा नहीं गया था, कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। उसमें चंबल के जो बीहड़ थे उसमें इतनी सब प्रैक्टिस थी पकड़ने की कि वो पकड़ा नहीं जाता था, अब तो मर गया, वो मार दिया गया, पकड़ा गया। तो ये बीहड़ क्या होता है? देखो एक बार समझिए, कोई एक ऐसा लैंड है, लैंड तो ऐसे ही होगा, है ना? इस लैंड में क्या होगा, कोई भी नदी बह रही है, नदी कौन सी बह रही है? चंबल। अब उस नदी ने क्या काम किया, इस एरिया में थोड़ा भी जहां कमजोर हिस्सा उसने देखा, उसको धीरे धीरे काटती गई। पहले तो गली अपवर्तन किया उसने। गली अपवर्तन होता है जैसे मेरा हाथ है, इतना अपवर्तन गली होता है, नाली अपवर्तन, गली अपवर्तन, इतना काटा। फिर गली अपवर्तन बढ़ते बढ़ते जब ये और बड़ा हो गया, इतना गहरा हो गया, तो उसको बोलते हैं अवनलिका अपवर्तन, और गहरा हो गया। तो जब ये इतना गहरा हो गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट था ये क्या हो गया, एक पहाड़ी जैसा दिखने लगा। और हमको ऐसा नजर आता है जब उससे ऊपर से देखते हैं कि कोई पर्वत ही हो, पर्वत पर नदी ने अपवर्तन किया हो, जबकि ये पर्वत नहीं है, ये एक लैंड है, पठार लैंड है, जिसको काट काट के नदियों ने अवनलिका अपवर्तन करके बीहड़, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसी को बीहड़ बोलते हैं, बीहड़ के रूप में बदल दिया गया। जब कभी आपका यहाँ से दिल्ली से ग्वालियर वगैरह जाना होगा तो रास्ते में ये दिखेंगे, जो चंबल नदी का क्षेत्र पड़ेगा आपको दिखते हैं ये बीहड़ बड़े बड़े, है ना? तो इस तरीके का बहुत बड़ा एरिया चंबल नदी ने कर दिया। और ये हुआ कितनी है, चंबल सीधी जा रही थी, सीधी जाने के कारण क्या, चंबल का जो है ना वो इसमें घुमाव ज्यादा है, घुमाव की वजह से इसका काट ज्यादा हो गया। क्या लाइन लिखी थे? अत्यधिक अपवर्तन, क्या लाइन क्या अपवर्तन हुआ है। यह भारत का सबसे अधिक अपवर्तनग्रस्त क्षेत्र है। अगला बोलिए, यह भारत का सबसे सर्वाधिक अपवर्तनग्रस्त क्षेत्र है, जिसका मुख्य दूसरा कारण निर्वनीकरण भी है। यहाँ पे वनों को भी काटने से इनका अपवर्तन और ज्यादा तीव्र गति से होगा। निर्वनीकरण, ठीक है। तो ये आपका इस वाले पठार की बात हो गई। अब इसके बाद नंबर 2 आता है आपका मालवा पठार, ये वाला चंबल नदी ये है, ये वाला पूरा एरिया इसके अंतर्गत आता था। अब ये आता है मालवा पठार। मालवा पठार के बारे में एक दो पॉइंट लिखिए। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसकी लंबाई 530 किलोमीटर तथा चौड़ाई 390 किलोमीटर है। 530 किलोमीटर तथा चौड़ाई 390 किलोमीटर है।
अगला पॉइंट, इसके अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती तथा माही। और दूसरा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे यमुना, चंबल तथा बेतवा। अगला पॉइंट, विंध्य श्रेणी के उत्तर में, इसी का है, विंध्य श्रेणी के उत्तर में लावा भूदृश्य पाया जाता है जो क्रिटेशियस काल के लावा से ढका है। लावा भूदृश्य पाया जाता है जो क्रिटेशियस सतह से ढका है। अगला पॉइंट, विंध्य श्रेणी के उत्तर में लावा भूदृश्य पाया जाता है जो क्रिटेशियस सतह से ढका है। अगला पॉइंट, सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ यही है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसमें लिखे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा बांदा। इस क्षेत्र में रवेदार आग्नेय तथा कायांतरित शिलाओं, इस क्षेत्र में रवेदार आग्नेय तथा कायांतरित शिलाओं के जमाव मिलते हैं। शिलाओं के जवाब मिलते हैं। अगला पॉइंट इसी का, इसका 1/3 भाग, 1/3 उत्तरी भाग समतल है, उत्तरी भाग समतल है।
मजनू का टीला कहाँ जानते हैं? मजनू का टीला, मजनू का टीला नाम ही सुने? दिल्ली में आरावली वाला जो आरावली का जो कटक है दिल्ली में, उसी को मजनू का टीला भी कहते हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट डालें, नंबर 4, विंध्याचल बघेलखंड का पठार। विंध्याचल बघेलखंड का पठार, इसमें एक पॉइंट लिख लें। यहाँ नर्मदा सोन दुर्गावती, नर्मदा सोन दुर्गावती नर्मदा सोन दुर्गावती टोंस केन आदि नदियां बहती हैं। अगला पॉइंट, यहाँ की द्रोणियों में सिंगरौली तथा दुधी ऊपरी गोंडवाना लैंड की, सिंगरौली तथा दुधी ऊपरी गोंडवाना लैंड की है, जिनमें टर्सरी युग का कोयला मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। यह आर्कियन ग्रेनाइट तथा नाइस शिलाओं और धारवाड़ की फाइलाइट तथा अभ्रक शिष्ट से बना हुआ है। इस क्षेत्र में दामोदर नदी संरचनात्मक दामोदर श्रेणी संरचनात्मक गर्भ में बहती है। अगला पॉइंट, अक्षय अपरदन के कारण यहाँ पर जगह जगह पर लैटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। अगला पॉइंट, पठारों की एक श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। जिसे पाट पठार कहते हैं। पठारों की एक श्रृंखला यहाँ देखने को मिलती है, जिसे पाट पठार कहते हैं। यहाँ के उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार तथा दक्षिणी भाग को
रांची पठार के नाम से जानते हैं। क्या बोला? उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार तथा दक्षिणी भाग को रांची पठार। अगला पॉइंट, यहाँ पर टर्सरी युग का चायबासा मैदान, यहाँ पर टर्सरी युग का चायबासा मैदान स्थित है। इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसपे कई कगार देखने को मिलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसपे कई कगार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ तक का हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो एक और पॉइंट इसमें लिखें, भारत में खनिज दृष्टिकोण से यह पठार बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी यहाँ मिनरल्स हैं अपने यहाँ पूरे देश में, वो सारे के सारे यहाँ मिलते हैं, केवल हीरे को छोड़ के, है ना, बाकी सब मिलता है। हीरा जब आप नीचे पहुँचोगे तो कर्नाटक वाले रेंज में और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में वहाँ पर हीरा ही मिलता है। ठीक है, ये हो गए। अब इसी का पठार का देखो, ये जो पार्ट है मेघालय वाला, ये पार्ट भी इसी का है, मेघालय वाला पार्ट भी इसी का है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से ये टूट गया था, टूटने की वजह से ये इधर को चला गया, और ये जो टूटा हुआ जो गैप बन गया, इन दोनों के बीच में जो गैप बन गया, इसी को मालदा गैप के नाम से जानते हैं। और ये जो ये राजमहल की पहाड़ियाँ, ये राजमहल की पहाड़ियाँ और इधर गारो हिल्स, इन दोनों के बीच का एरिया है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ वो भी इसी का पार्ट है, सब इसी का पार्ट है पूरा। तभी तो कह रहे हैं कि वो गैप बन गया, गैप बनने के कारण ये अलग हो गया, जबकि वो पार्ट दोनों एक ही हैं, मिले हुए। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, मेघालय मिकिर उच्च भूमि पठार, मेघालय मिकिर उच्च भूमि पठार। तो ये गारो खासी जयंतिया तथा रेग मना पहाड़ियों का क्षेत्र है। गारो खासी जयंतिया तथा रेग मना पहाड़ियों का क्षेत्र है। रेग मना यह पठार मालदा अंतराल द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से, मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग हो गया। पूर्व में धनसिरी नदी तथा पश्चिम में
सिगमारी नदी द्वारा इस क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। सिगमारी नदी द्वारा इस क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,291 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 35,291 वर्ग किलोमीटर है। 35,291 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 610 से 1830 मीटर है। 610 से 1830 मीटर है। इस पठार पर उमज्जन, निमज्जन तथा संप्रायकरण के उदाहरण मिलते हैं। उमज्जन निमज्जन समझते हैं नहीं? संप्रायकरण मैदान के उदाहरण मिलते हैं। देखो, कोई एक क्षेत्र था, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी फोर्स की वजह से या किसी भी कारण से कोई भाग ऊपर उठ गया, उसको कहते हैं उमज्जन। किसी एक क्षेत्र में किसी भी फोर्स के कारण एक भाग नीचे चला गया, उसको कहते हैं निमज्जन। लेकिन ये जो काम होता है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है, अभी मैंने बताया था ये सेंटर में नहीं होगा। ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है? हमेशा तटीय क्षेत्रों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई नदी हो, है ना। तो भारत में इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ इसमें तो देखने को मिली नहीं है, यहाँ पर तो मिल रही है क्योंकि यहाँ नदी वाला क्षेत्र है, इसके आसपास मिल रहा होगा। और साथ में भारत में निमज्जन और उमज्जन की प्रक्रिया जो है यहाँ पूरे इसके पश्चिमी घाट पे और पूर्वी घाट पर बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, तुरा श्रेणी यहाँ पर घनसोत पर्वत का उदाहरण है। अगला पॉइंट, यहाँ अरीय अफवाह तंत्र देखने को मिलता है। अरीय अफवाह, ठीक है, मेरे बोले छुप जाता पीछे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है, स्लो रिपीट कर दिया जाए। यहाँ अरीय अफवाह तंत्र पाया जाता है। अरीय अफवाह तंत्र समझते हैं? ये कोई एक नदी है, इस नदी से जब जल नीचे उतरता है तो जो एक अफवाह तंत्र का डिजाइन बनता है उसे क्या कहते हैं? अरीय अफवाह तंत्र। यानी केंद्र से बाहर की ओर तक जाता हुआ दिखेगा। अगला है आपका डेक्कन ट्रैप, नया डेक्कन ट्रैप, पठार के नाम से, जैकेट ट्रैप के नाम से ये आता है डेक्कन ट्रैप।
पहले समझ लो कि डेकन ट्रैप बंद कैसे हो गया। ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। ये देखो, ये एक स्थलाकृति है ना, ये लैंड है। अब इस लैंड में क्या हुआ, बार बार मैग्मा का बार बार यहां पर क्या हुआ, स्थिरीकरण हुआ। तो उस स्थिरीकरण के होने के कारण जो स्ट्रक्चर बन के आई वो ऐसी हो गई, है ना। कैसी हो गई? एक ट्रैप जैसी हो गई, जो सीढ़ीनुमा आकार में हमें दिखाई देती है। ये कैसे? ये ऐसे हुई कि जब सबसे पहले जो मैग्मा था, वो पहला जब मैग्मा निकल के आया तो उसमें ज्यादा मात्रा में था, ज्यादा एरिया में फैला, दूसरे वाले में कम फैला, तीसरे वाले में और कम फैला, चौथे में और कम फैला। तो उसके मैग्मा का जो प्रभाव था, उस प्रभाव के फैलाव के कारण यहाँ ट्रैप जैसी स्थिति पैदा हो गई और इसी को डेक्कन ट्रैप नाम दिया गया। और ये पूरा जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, उस पूरे एरिया में इस तरीके की चट्टानें देखने को मिलती हैं जो लावा युक्त है ना। तो पूरा महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण भी उसी लावा चट्टानों के टूट-फूट होने के बाद ही हुआ है ना। अभी हम यहाँ गए थे नागपुर हालांकि उससे बहुत दूर है, इस ट्रैप वाले एरिया से बहुत दूर है, लेकिन वहाँ की भी जो मृदा थी, नागपुर वाला जो पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया की मृदा कैसी है? जैसा ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ की मृदा कैसी है? काली नहीं है, यहाँ लाल पीली मृदा है। तो उस मृदा में बड़ा अंतर था, यानी कि यहाँ की जो हम एलुवियल सोइल देखते हैं, जलोढ़ मृदा, उस मृदा में बड़ा अंतर था दिखने में। वो हमें पथरीली जैसी महसूस होती है, पथरीली होती नहीं है, उसका टाइप ही ऐसा लगता है, लाल लाल सी होती है। तो देखने में लगता है कि कंकड़ पत्थर है क्या? कंकड़ पत्थर नहीं होता है, वो पानी डालेंगे फिर मुलायम हो जाएगी। तो ये अंतर था वहाँ पर जब गए। तो वो अंतर कैसे मिला? वो अंतर ऐसे ही हुआ क्योंकि भाई यहाँ तक तो हम, इस पूरे एरिया तक तो हम कहाँ हैं? उत्तर भारत के मैदान में हैं। अब मैदान के बाद आ गया प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत जब आएगा तो भारत, अभी आप सब जानते ही हैं कि ये तो बहुत प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। जब प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है तो पूरा पैटर्न मिट्टियों का चेंज हो जाता है। वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी आपको, है ना। और डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में अभी वहाँ नहीं गए हम, जब वहाँ एरिया में जाओगे तो उसका पैटर्न और अलग मिलेगा। वो मिट्टी ब्लैक, ज़्यादातर ब्लैक देखने को मिलेगी आपको, काली काली। तो डेक्कन ट्रैप के बारे में, इसका निर्माण लावा उद्गार की चट्टानों के जमाव से हुआ है। मुख्य रूप से यह बेसाल्ट का बना हुआ है। यह बेसाल्ट का बना हुआ है। इसका दक्षिणी भाग मैसूर पठार तक जाता है। और यह क्षेत्र
पश्चिम में सह्याद्री, और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद केवल नाम लिखवाएंगे इनके पठारों के, उनको देख लेना, इतना ज़्यादा तो पॉइंट इसको खास है नहीं। अगला डालिए गड़जाप पहाड़ियाँ। कहाँ है ये? गड़जाप पहाड़ियाँ कहाँ है? नहीं पता। अगला डालिए गड़जाप पहाड़ियाँ उड़ीसा में। अगला नंबर नाम डाल दीजिए दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। अगला कर्नाटक का पठार। अगला मैसूर पठार। और लास्ट तेलंगाना पठार। ठीक है, ये आपके पठारों की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हुई। ठीक है, एटलस खोलिए, एटलस खोलिए। एटलस में आप देखिए, इधर आइए, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दोनों एरिया में आइए। पश्चिमी घाट को जब आप देखेंगे तो इस तक पहुंचिए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दिख रही होगी, क्या नाम है? महाबलेश्वरम। देखिए एटलस में पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, और इसी में नीचे की तरफ आएंगे तो बाबू बुदान हिल दिख रही होगी आपको। कहाँ है? जो आपका कर्नाटक का पठार है उसी पे बाबू बुदान की पहाड़ी है। और ये पहाड़ी जो है किसके लिए जानी जाती है? बाबू बुदान हिल लो अयस्क के लिए जानी जाती है। यहाँ भारत का अच्छी गुणवत्ता युक्त लोहा मिलता है। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे तो नीलगिरी हिल मिलेगा। नीलगिरी हिल दिखा? नीलगिरी हिल दिखती है आपको? नीलगिरी की एक खास विशेषता है कि वो 3 राज्यों में स्थित है। देखिए दिख रही है? कौन सा? केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। और नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
छोटा बेटा, ठीक है। अब इस नीलगिरी से नीचे आप आएंगे तो आपको दिखेगा पालाघाट गैप, ठीक है, और उसी के बराबर में आपको दिखेगा पालनी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और नीचे की तरफ कार्डमम इलायची पहाड़ी लिखा होगा, ठीक है। ये तीनों इस तरीके से अन्नामलाई हिल, पालनी हिल और कार्डमम, इसमें देखो दो पश्चिमी घाट की है, ये तीसरी वाली जो है ये पूर्वी घाट की आकर इधर मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब एरिया जो है, ये पूरा एरिया आपका पश्चिमी घाट का एरिया है। पश्चिमी घाट की एक विशेषता है, दूसरी विशेषता और देख लीजिए, ये आपको ये सफेद वाला पोर्शन अपनी एड्रेस में भी दिख रहा होगा, सफेद वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कैसा है, सफेद बड़ा है इधर और इधर सफेद क्या है, छोटा है ऐसा। ये बड़ा उधर क्यों है और उधर छोटा क्यों है, इसका कोई कारण बता सकता है मुझे? एटलस को आप हमेशा देखते होंगे, एटलस में कभी इन चीज़ों का ध्यान दिया है? ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इधर ज़्यादा है लाइट स्काई, इधर कम है, ऐसा क्यों? उत्तरा नहीं, इसको क्या कहते हैं? सफेद वाला जो पोर्शन आपको मैप में दिख रहा है, इसका नाम क्या है? जो ये वाइट, ये जो समुद्र की जो गहराई के निशान दिए गए हैं, ये कलर दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है? नहीं पता? किसको पता? हाथ खड़ा करो। एटलस में जो लाइट स्काई कलर है, डार्क है और डार्क है, इनका क्या मतलब है? वो बात ठीक है, मान ली मैंने। जियोग्राफिकल टर्म्स क्या यूज करते हैं इनके लिए? महाद्वीपीय मग्न तट, ये वाला एरिया महाद्वीपीय मग्न तट है। इसके बाद ढाल आएगा, उसके बाद और गहरा पहुंचेंगे तो नीचे खाई आ जाएगी, है ना, ये उसको प्रदर्शित करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर रहा हूँ। तो मग्न तट आप देखेंगे कि इधर कितना ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है और इधर कम चौड़ा दिख रहा है। इसका क्या कारण है भाई? आपको पता है कि ज्योग्राफी की लैंग्वेज में मग्न तट, अगर जिस तरफ पर्वत है उस तरफ मग्न तट छोटा होता है, और जिस तरफ पर्वत नहीं है उस तरफ मग्न तट चौड़ा होता है। ऐसा ही होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में ये स्थिति इसके अपोजिट है। देखो दूसरी जगह का दिखा देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का देखो, इधर मग्न तट है बिल्कुल ना के बराबर, जहां पर्वत है वहां है ही नहीं, और इस पूर्वी साइड में मग्न तट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों संभव हो पाया कि भारत में नहीं है? भारत में इसके अपोजिट क्यों है? तो बताएगा? नहीं बता पाएगा। देखो यहाँ इसका चौड़े होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो भारत था वो खिसक के कहाँ गया? ऊपर की ओर। तो जिस तरफ से वो खिसक रहा था तो उधर का मग्न तट क्या होगा? चौड़ा हो जाएगा। इधर से जा रहा है ना ऊपर को, और इधर को क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। इसीलिए इसके यहाँ जो स्थिति दूसरी जगह मिलती है उसके अपोजिट स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। ये मग्न तट वाला था। इसके अलावा इस वाले पूरे पोर्शन में जो नदियां हैं वो ज्यादातर क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब अपने जल को सीधा समुद्र में गिरा देती है, ठीक है। बाकी जो नदियां हैं, अगर जैसे ये गंगा है, गंगा आई आके सीधा दूर तक समुद्र में फैल जाती है, जबकि वहां नदियां ऐसा नहीं है, वो
ऊपर से जल गिराती हैं, तो इसीलिए उधर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, एक्चुअली का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप बात करें पूर्वी क्षेत्र की, थोड़ा एटलस में फिर देखो। पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे, ऊपर से चलिए, नियागढ़ की हिल दिखाई देगी, गड़जात हिल, नियागढ़ हिल, उत्तरी सरकार दिख रहा है, उत्तरी सरकार के नीचे आप आएंगे नंदामाला हिल, बीकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, बेलकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, नगरी हिल, जबाड़ हिल, सिबुआ हिल, मालागढ़ रेंज, पंचमलाई, ये सब दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी पूर्वी घाट की श्रेणियां हैं। ठीक है, देख लिया है एटलस में। ठीक है, अब इनको पॉइंट से जरा नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए पूर्वी घाट। पूर्वी घाट लिखे, इसमें लिखे उड़ीसा के महानदी के दक्षिण में, उड़ीसा के महानदी के दक्षिण में इसकी दिशा उत्तर पूर्व तथा बैगई नदी तक दक्षिण पश्चिम दिशा है। इसे पूर्वी भाग में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पालकोंडा, नीलागिरी, पालकोंडा, नीलागिरी, नल्लामलाई, नल्लामलाई, नीलागिरी, नल्लामलाई, जाबिड़ी तथा शिवराय पहाड़ी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है, इसलिए उसको ठीक है। पश्चिमी घाट हेडिंग डाल दें, पश्चिमी घाट में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। इसको सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको यह एक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैली है। इसकी सामान्य ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है।
दक्षिणी भाग में पालघाट दर्रा द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। दक्षिणी भारत दक्षिणी भाग में यात्री श्रेणी के दक्षिणी भाग में पालघाट दर्रा। दक्षिणी सह्याद्री में अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम, अनाईमुडी, अनामुडी, कार्डमम प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। जो है ना कुछ एक पॉइंट जो ले लीजिए जरा होता है डाले भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत का इस समय करंट में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो फिर कौन सा है? किताबों में जोग लिखा होगा। जोग आज के टाइम में 6 या 7वें नंबर पे है, ठीक है। अब जोग नहीं है, लिख लो, क्रम से लिखवा रहा हूँ। 1 2 3 4 कौन सा ऊंचा है? नंबर 1 कुच्चिकली जलप्रपात, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में 455 मीटर ऊंचा है। ये भारत का सबसे ऊंचा है कुच्चिकली, शिमोगा जिले में। चार 455 मीटर। नंबर 2 बैरापानी, बैरापानी ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क में है। उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में है, जो 399 मीटर ऊंचा है। 399 मीटर ऊंचा है। दूसरे नंबर पर यह है। तीसरे नंबर पे है नोकलकाई, नोकलकाई जलप्रपात, ये मेघालय में है। ठीक है, ये 364 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा बाकी सब आप जानती हैं। जोग फाल है, जोग 225 मीटर। कौन सी नदी पे है? शरावती, जो कर्नाटक में है, शरावती नदी पे। दो तीन छोटे छोटे पॉइंट से वो भी नोट करो। हेडिंग डालो, भारत में प्रमुख हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग समझते हैं? हॉट स्प्रिंग क्या होता है? हॉट स्प्रिंग समझते हैं? किसी हॉट स्प्रिंग में गए नहीं हो अभी तक? कोई घूमते ही नहीं। कोई भी एक लैंड है, उस लैंड में कहीं ऐसा स्थान है जहां से गर्म जल निकल रहा है, वो हॉट स्प्रिंग कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर से जो टेक्टोनिक प्रोसेस हैं उनकी वजह से गर्म जल जब ऊपर निकलता अपने आप ही, तो वो हॉट स्प्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे हॉट स्प्रिंग भारत में बहुत सारे हैं जिनका अपना मेडिकल यूज भी है। मेडिकल यूज का मतलब उनकी मेडिकल मान्यता है कि उसमें नहा लेते हैं तो शरीर फिट हो जाता है, इस तरीके से कहा जाता है।
तो एक नाम जो आपके आसपास में ही है, सहस्त्रधारा, सुना है? देहरादून, वो हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे कुछ नाम मैं दोबारा लीजिए। पूगा वैली, पूगा वैली लद्दाख, जम्मू कश्मीर। पूगा वैली, पूगा, लद्दाख। नंबर 2 मणिकर्ण, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 लसुंद्रा, लसुंद्रा, गुजरात, गुजरात। सहस्त्रधारा, उत्तराखंड, उत्तराखंड सहस्त्रधारा देहरादून में है। नेक्स्ट साचू, साचू है आपका सिक्किम में। ऊपर देर टपकती है मुंह में, नीचे बैठा वो पानी कहाँ से आ रहा? आपको दिख रहा होगा ना। कहाँ से? कहाँ से आता है? पहाड़ से आता है। तो जिस जगह से वो निकलता है, वो क्षेत्र जहाँ से निकलता है वो गर्म पानी होता है ना। ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही है ये हमने जितना बना दिया तो थोड़ा ही ना नीचे होगा, उसको ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बिहार में भी है, तो नाम नहीं पाया है। 2-3 मोटे मोटे और पॉइंट्स हैं काम के। यहाँ पे मैडम आ नहीं है, अभी नहीं है। अरे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अभी जो मैं बता रहा था, उसी के रिलेटेड है। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार क्या है? तट है। ये वाला जो तट है ये उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक है, दिखा दिए नॉर्मल सरकार। उत्तरी सरकार तट उमज्जन का उदाहरण है। उमज्जन यानी कि ये तट क्या है? ऊपर उठ के आया है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट उमज्जन का उदाहरण है। अगला मालाबार तट, तट ढूंढने का एड्रेस में कहाँ है? सब मिल जाएंगे। मालाबार तट निमज्जन तथा उमज्जन दोनों का उदाहरण है। अगला देखिए कोंकण तट, कोंकण तट निमज्जन का उदाहरण है। काठियावाड़ तट, अगला काठियावाड़ उमज्जन का उदाहरण है। ठीक है, ये सारे तट ये हैं। ये काठियावाड़ है, ये मालाबार है केरल के पास वाला, ये कोरोमंडल है यहाँ तक का, ये उत्तरी सरकार है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा तट कहाँ पर है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। और घर से जाके आपको एक काम है जो करके आइएगा कल। भारत में जितनी भी नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ हैं, कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, ये याद कर लेना। कल अगर मेरी क्लास होगी तो मैं पूछूंगा कल जाके। ठीक है।